हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मुशाहिद में आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई विश आप लोग अच्छे हों और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हों। आज मैं आप लोगों के लिए एक पॉलिटी का सेशन लेकर आई हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से हमारे संविधान का विकास हुआ, क्या क्या कंडीशंस रहीं, क्या क्या रीज़न्स रहे जो देश में एक संविधान के विकास के लिए जो है वो रास्ता तैयार होता गया। सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये जो एक्ट था, ये पहला नियंत्रण था ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी पर, क्योंकि इससे पहले 1773 से पहले जितने भी युद्ध या जो भी गतिविधियां भारत में हुई, वो सारी ईस्ट इंडिया कंपनी सारी जो है वो खुद ही नियंत्रित कर रही थी। लेकिन जब यहाँ से इसके गवर्नर वगैरह वापस जाते थे और वहाँ बहुत लग्जरी लाइफ यानी कि विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, बहुत सा पैसा कमा के ले जाते थे, तो वहाँ के अन्य व्यापारियों ने और जो अदर पॉलिटिशियंस थे, उन लोगों ने इस चीज़ को देखा और कहा कि मतलब हमें भी जो है वो भारत में जाके इस तरीके का व्यापार करने का मौका मिले, या जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है इस पर थोड़ा नियंत्रण किया जाए। तो वहाँ के गवर्नमेंट ने एक मतलब ये बोलना चाहिए कि ये पहला नियंत्रण था ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी पे, जिसमें उन्होंने जो है वो तीनों प्रेसिडेंसी यानी कि बम्बई, कोलकाता मतलब कलकत्ता और मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसियों को एक कर दिया था। और इसमें जो हेड बनाया गया था वो बंगाल की प्रेसिडेंसी को बना दिया गया था, जिसमें प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो बना हमारा वारेन हेस्टिंग। इसका क्वेश्चंस भी आ जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। कभी कभी ये कंफ्यूज करने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का जो है वो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। लेकिन अगर भारत का पूछ रहा है और उसमें कैनिंग का नाम नहीं है, लॉर्ड कैनिंग, तब आप लोग वारेन हेस्टिंग लगाएं, अदरवाइज़ आप लोग जो है वो लॉर्ड कैनिंग लगाएं, क्योंकि ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई कोलकाता में, जिसका अधिकार क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा था। ठीक है, उसमें जो है बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा क्षेत्र से जो भी केस होते थे उन सभी की सुनवाई यहाँ की जाती थी। इसमें जो चीफ जस्टिस बने थे पहले वो थे सर एलिजा इम्फे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पिट्स इंडिया एक्ट यानी कि 1784। इसमें जो है इस एक्ट के द्वारा दोहरा शासन प्रारंभ किया गया। दोहरा शासन से मतलब था प्रशासन और व्यापारिक कार्य, यानी कि जो राजनीतिक मामले होते थे उनके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, ठीक है, और जो व्यापार था उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो बनाया गया। यानी कि दो तरीके के विभागों की रचना की गई, जिसमें व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, जिससे कि मतलब उनका जो शासन था वो अच्छा हो पाए दोनों ही फील्ड में, चाहे वो बिजनेस रहे या आपका पॉलिटिकल एरिया रहे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब है चार्टर एक्ट 1793। इसमें जो है वो प्रत्येक प्रांत का शासन और गवर्नर उसके परिषद के अधीन कर दिया गया। मतलब जो भी प्रांत होता था उसका शासन और गवर्नर जो है वो उसकी परिषद के अधीन कर दिया गया। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई वो ये थी कि बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते जो थे वो भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था कर दी गई। कौन से सदस्य बोर्ड के और कर्मचारी? जो पिछले एक्ट में आपने पढ़ा था 1784 में दोहरा शासन स्टार्ट हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, उनके लिए वेतन और भत्ते जो है वो भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। इसका मतलब है कि उन्होंने जो मतलब एक तरीके से विभागीय या दोहरे शासन की प्रणाली शुरू की गई थी उसका भार भी उन्होंने भारत पर ही डाल दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये है चार्टर एक्ट 1813। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चार्टर एक्ट है, क्योंकि यहाँ से कुछ जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की चीज़ों में परिवर्तन हुआ था।
सबसे पहले जो मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कंपनी का जो था वो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। यानी कि अभी तक भारत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी भी हर प्रकार का और हर एक से सिर्फ यही व्यापार कर सकती थी, लेकिन इसके बाद 1813 के चार्टर एक्ट के बाद इसका एकाधिकार समाप्त हो गया। यानी कि अब और कंपनियों को भी मौका था कि वो यहाँ आकर व्यापार कर सकते थे। ठीक है, अब इसका किस पे सिर्फ रह गया एकाधिकार? चाय के व्यापार पे और चीन के साथ व्यापार पर। यानी कि चाय और चीन के साथ सिर्फ इसका एकाधिकार रह गया, बाकी और किसी चीज़ पे नहीं था। दूसरी चीज़ ये थी इम्पोर्टेंट कि इन्होंने शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए, शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया, क्योंकि ये पहली बार मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है और आ भी सकता है आने वाले एग्ज़ाम में कि कंपनी की तरफ से या ब्रिटिश सरकार की तरफ से शिक्षा पर कितने लाख रुपए या कब, जो मतलब किस एक्ट के द्वारा इस तरीके का जो है वो प्रयोजन किया गया। तो ये क्या है कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। और एक चीज़ और कि ईसाई मिशनरियों को धर्म का प्रचार की अनुमति मिली, यानी कि भारत में भी ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की इन्होंने अनुमति दी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1833। इसमें जो है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। यानी कि व्यापार का अधिकार ही उन्होंने इसमें समाप्त कर दिया। सिर्फ क्या रह गया? प्रशासनिक और राजनीतिक। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब कोई व्यापार नहीं कर सकती थी, सिर्फ प्रशासनिक अधिकार ही उसका रह गया था। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, क्या? बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लेकिन कौन बना? उसका नाम था लॉर्ड विलियम वेंटिंग। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम वेंटिंग। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी भारतीय कानून के वर्गीकरण हेतु एक विधि आयोग की स्थापना की गई। मतलब विधि आयोग बनाया गया कि भारत में किस तरीके से रूल्स और रेगुलेशन होंगे आगे, जो उनका प्रशासन वगैरह अच्छे से चल पाए। ठीक है, अब आता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भारत सरकार अधिनियम। यहाँ से जो है वो भारत सरकार मतलब भारत के ऊपर जो है क्राउन का शासन स्टार्ट हो गया। इसका मतलब जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब शासन था वो समाप्त हो गया। यहाँ से जो है वो इंग्लैंड का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरे से शासन हो गया। जो उसका 1813 में उसका जो है व्यापार का अधिकार समाप्त कर दिया गया था, सिर्फ प्रशासन का अधिकार रह गया था। और 1858 में आके उन्होंने उसका व्यापार का अधिकार भी समाप्त कर दिया। इसका रीज़न था 1857 में जो क्रांति हुई थी, क्योंकि उनका मानना ये था कि भारत में जो क्रांति हुई है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो लोग थे उन लोगों ने यहाँ जो अच्छे से रूल नहीं कर पाए, जिस वजह से 1857 का विद्रोह हुआ था। इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया और ख़ुद उसको जो है वो रूल किया। नेक्स्ट, अब भारत के शासन पर इंग्लैंड की संसद का सीधा व प्रत्यक्ष नियंत्रण यहीं से ही स्टार्ट होता है। ब्रिटिश संसद में भारत मंत्री के पद एवं 15 सदस्य भारतीय परिषद का गठन किया। इसमें यह चीज़ इम्पोर्टेंट है कि भारत मंत्री का पद और 15 सदस्य भारतीय, इसका गठन किया गया। हालांकि ये कोई प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आई, लेकिन ये जो है वो किया गया था। उसके बाद जो है इसमें इंडिया सिक्योरिटी यानी कि भारत राज्य सचिव का पद सृजित किया गया। यानी कि आने वाले उसमें जो है वो भारतीय सचिव के नाम से एक
जो है पद का सृजन किया गया, जिसको बहुत ही ज़्यादा मतलब शक्ति वाला ऐसा बोलना चाहिए, बहुत ही पावरफुल वो एक पोस्ट बनाई गई थी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 1858, क्योंकि यहाँ से ही क्राउन का शासन भारत में स्टार्ट हुआ था। इससे पहले किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का, और यहाँ से क्राउन का शासन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है बच्चों, वो ये है कि यहाँ से जो है वो गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय के पद को जो है वो मान्यता मिली, और भारत का प्रथम वायसराय जो था वो था लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का पहला वायसराय जो था वो था लॉर्ड कैनिंग। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें जो है वो विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी, मतलब जो चीज़ों को जो है वो विभाग में बांट दिया गया। जैसे पहले सिर्फ सेंटर में से ही सारे, केंद्र से ही सारे नियम कानून चलते थे, जो भी चीज़ें चलती थी। अब क्या है, जो भी होती थी चीज़ें, उनके जो है विभाग बना दिए गए, जिससे एक इंसान पे या एक ऑफिस पे लोड ना रहे। विभागीय प्रणाली इसीलिए शुरू की गई। फिर जो हुआ वो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति या अधिकार दी गई, मतलब वायसराय जो था वो अध्यादेश जारी कर सकता था, तथा भारत परिषद में भारतीय जनता के बीच प्रतिनिधि नामजद करने का अधिकार भी दिया गया। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति या अधिकार किस अधिनियम से लिया गया, तो वो है वो भारत परिषद अधिनियम 1861। अब आता है कर अधिनियम 1892। ठीक है, इसको भारतीय परिषद एक्ट भी बोला जाता है। इसमें जो था वो सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। क्वेश्चन भी जो है इस पे आ सकता है कि भारतीयों को बजट पर बहस करने का या प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला, तो वो 1892 के अधिनियम के तहत मिला। ठीक है, नेक्स्ट हुआ जो भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ और संसदीय व्यवस्था, मतलब जो निर्वाचन प्रणाली का जो शुरुआत हुई थी वो भी 1892 के अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सॉरी, इससे आगे के जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। तब तक आप लोग जो है वो इसको नोट डाउन कीजिए और अच्छे से रिवाइज कीजिए, और जो भी इसमें प्रॉब्लम रही हो, अगर इसमें कोई भी चीज़ ऐसी हो जो समझ में ना आई हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूँगी। लेकिन प्लीज़ हाँ, फीडबैक करिए। पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और नहीं आ रही है अगर आपको पसंद तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। बस एक कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि आपने डिसलाइक क्यों की है। ठीक है, बाकी ये है, जो भी इसमें दिक्कत है वो आप बताइएगा। आगे के जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू।